ये लोग को देखिए चोर के दाढ़ी में तिनका कैसा होता है। एक तरफ हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट बार बार बोलते रहे कि पेशा कानून किस प्रदेश में लागू करे, और ये सरकार बार बार गलत हलफनामा जारी कर करके जो दलाली करते हैं, आप उनसे बात कीजिएगा, वो सरकार के पक्ष में बात करेंगे। सूरज पूरब से उगता है तो हाँ सूरज पूरब से उगता है, वैसा नहीं चलेगा। आप करेगी और सदन में भी आंदोलन करेगी। और सोच थी, वो क्या करते थे कि इस देश में राम राज्य स्थापित करना है। वो राम को अपना आदर्श पुरुष समझते थे, और उनके आदर्श पुरुष, उनके विचार और उनके कोई फर्जीवाड़ा तरीके से उसका पैसा बंदरबाट नहीं कर सकता है। उसके पेशा कानून लागू कर दिया गया है, ऐसे में बीजेपी के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है अशोक बड़ाई जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे इनकी क्या प्रतिक्रिया है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू का भी एक बड़ा बयान आया है। सीधा तमाम मुद्दे के साथ जुड़ते हैं अशोक बड़ाई के साथ और बात करते हैं इनका क्या कहना है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जोहार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। जी, पेशा कानून लागू कर दिया गया, एक और गठबंधन की सरकार इसको बहुत बड़ा उपलब्धि बता रही है और आप बीजेपी के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बीजेपी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया 1996 का कभी विरोधी नहीं रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पेशा 1996 का जो एक्ट है वो एज इट इज या उसके नियमावली बने तो उसके मूल आत्मा उस पर निहित रहे। देश के 10 राज्यों में फिफ्थ शेड्यूल लागू है, उसमें से झारखंड भी एक राज्य आता है। 8 राज्यों में पूरे देश में पेशा कानून की नियमावली बन चुकी है, लागू हो चुकी है। उड़ीसा और झारखंड बचा था। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही झारखंड में, चूंकि यह ट्राइबल बहुल इलाका है, यहाँ पर मान की मुंडा व्यवस्था है, पढ़ा राजा व्यवस्था है, डोकलो सोहर व्यवस्था है, माझी परगना व्यवस्था है, तो जितने भी आदिवासी समाज के जो रूढ़िवादी परंपरा यानी कस्टमरी लॉ के हिसाब से यहाँ पंचायत यानी पेशा कानून का 1996 के अनुरूप यह नियमावली बनानी थी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही थी, कई आदिवासी संगठन इस पर संघर्ष कर रहे थे, कई लोग मांग कर रहे थे कि जो ग्राम सभा है उसमें वहां पर रूढ़िवादी परंपरा कस्टमरी लॉ के हिसाब से वहां पर ग्राम प्रधान की व्यवस्था हो, ग्राम पंचायत की व्यवस्था हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से मांग रही है। लेकिन जब ये सरकार 2019 बनती है और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था, हेमंत सोरेन सरकार बनने से पहले इन्होंने अपने निश्चय पत्र में डाला था कि हमारी सरकार बनेगी 6 महीना में हम लोग पेशा कानून को इस प्रदेश में लागू करेंगे। आज 2019 से लेकर 2025 तक आप काउंट करेंगे तो 6 महीना का वादा करके ये लोग 6 साल टाल दिए। अब ये 6 सालों में टाल में आप देखेंगे कि कई बार भारतीय जनता पार्टी इस पर बोलते रहे कि पेशा कानून लागू करे, आदिवासी संगठन बोलते रहे, हाईकोर्ट ने भी, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी बार बार इस सरकार को फटकार लगाई कि आप जल्दी से जल्दी पेशा कानून की नियमावली को आप तैयार करें। वो हर बार सरकार को कटघरे में खड़ा करते रही, बोलते रहे कि बनाए, तो कभी वो बहाना करती थी कि नहीं हम इस पे काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सुझाव आपत्ति मांग रहे हैं, कार्यशाला कर रहे हैं। सब चीज होने के बाद विधि विभाग ने भी इसको अप्रूव कर दिया, उसके बावजूद ये 6-8 महीना लटका कर रखे। और तो और मैं आपको बता दूं, ये सरकार इसलिए भी पेशा कानून को लागू नहीं करना देना चाह रही थी क्योंकि पेशा कानून जिस दिन इस प्रदेश में लागू हो जाता उस दिन जितने भी वहां जो माइनर मिनरल्स है, चाहे बालू घाट है या छोटे छोटे गिट्टी खदान के है, उसकी पूरी की पूरी राजस्व अधिकार किसके पास आ जाएगी? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के अधीन आ जाएगी। ये लोग को देखिए चोर के दाढ़ी में तिनका कैसा होता है। एक तरफ हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट बार बार बोलते रहे कि पेशा कानून किस प्रदेश में लागू करे, और ये सरकार बार बार गलत हलफनामा जारी कर करके बोलती थी कि हम पेशा कानून को लेकर हम प्रक्रिया तेज किए हुए हैं। और आप इतनी कौन सी हड़बड़ी में थे कि पेशा कानून आपने तैयार भी कर दिया, आप लॉ सेक्शन भी नहीं उसको अप्रूव कर दिया। पूरे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और देश भर के उसमें बुद्धिजीवी ने अपना सुझाव, जो जजमेंट आया था कोर्ट का, सब मेंशन करने के बाद में जो पंचायत सचिव थे उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, नियमावली तैयार किया गया। उसके बाद आप कौन से इतने हड़बड़ी में थे कि आपने बालू की प्रक्रिया को बढ़ा दिया? यानी इससे पता चलता है कि आप बालू घाट को आगे करके पेशा कानून को का जो नियमावली को रोक कर आप बालू घाट के माध्यम से अपने भ्रष्टाचार में जो भ्रष्टाचारी जो व्यवस्था आपने कायम किया हुआ है उसको बालू घाट के माध्यम से अपने निजी राजस्व कमाने का इन लोगों ने एक रास्ता तैयार किया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऑनरेबल हाई कोर्ट को, उन्होंने फिर फटकार लगाई और बालू घाट की जो नीलामी थी उसको स्टे करने का बात किया और बोला कि नहीं, जब तक पेशा कानून राज्य में लागू नहीं हो जाता है तब तक ये बालू घाट की नीलामी तत्काल रोक लगेगी। उसके बाद ये सरकार क्या करती है, आनन फानन में हर बार कोर्ट को बोलती है नहीं हम एफिडेविट दायर कर रहे हैं कि हमको पेशा कानून का जो मामला है वो अलग मामला है, बालू घाट की नीलामी को हमको इससे मुक्त किया जाए, हमको प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मौका दिया जाए। ये सरकार कर रही है। और कोर्ट जब फटकार लगाई तो पेशा कानून आनन फानन ने किया, और उसमें भी जब ये लोग आनन फानन में कैबिनेट में जब मुहर मारती है तो जो पेशा कानून का जो मूल स्पिरिट था, मूल आत्मा था, रूढ़िवादी परंपरा कस्टमरी लॉ, उसको वहां से सीधे गायब कर दिया गया। हाँ, वो उसमें साफ लिखा हुआ है, आप उस ड्राफ्ट को पढ़ेंगे, उस नियमावली को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें परंपरा शब्द को जोड़ा गया है। परंपरा और कस्टमरी
यानी रूढ़िवादी और परंपरा दोनों शब्द में काफी विभिन्नता है। ये शब्द का हेर फेर में ये राज्य के सीधे साधे आदिवासी को ये लोग बेवकूफ समझते हैं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। आदिवासी समाज की मांग है और पेशा का मूल स्पिरिट है, मूल आत्मा है, मूल भावना है कि रूढ़िवादी परंपरा को उसमें समाहित किया जाए। इन लोगों ने परंपरा को समाहित करने का बात कही है। तो वही हमारे पार्टी के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय चंपई सोरेन जी ने इस पर प्रश्न खड़ा किया, पूरी पार्टी ने प्रश्न खड़ा किया है कि आपके चोर के दाढ़ी में तिनका है, आप बैकडोर से एक विशेष समूह को आप लाभ देना चाहते हैं और जो मूल जो भावना है, जो आत्मा है उसका, पेशा का, उसको आपने हत्या करने का काम जी। अगर हम बात करें तो उन लोगों का तो साफ कहना है कि बीजेपी के पास कोई टॉपिक नहीं है, तो ये पेशा कानून का टॉपिक को उठा लिया है। और उनका ये भी कहना है कि उनकी भी सरकार थी, हम लोग से पहले तो उनकी ही सरकार थी, तब वो लोग क्या करते, जब हमारे द्वारा लागू कर दिया गया तो इसमें कमी निकाल रहे हैं। उनका साफ साफ आरोप लगाते हुए वो लोग नजर आ रहे हैं। तो कौन सा कानून लागू करने की बात की? हमने पेशा कानून जो बोरिया कमेटी के जो सिफारिश के अनुसार पेशा कानून 1996 का, उसको हम लोगों ने लागू करने का बात किया था, एज इट इज लागू करने की बात की थी। हमने नहीं बोला था कि उसमें छेड़छाड़ करे, उसके मूल स्पिरिट को अपने छेड़छाड़ करे। आप ये बोलते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी, कौन बोलता है? हम तो इनको चैलेंज करते हैं कि आप आइए ओपन डिबेट में आइए और हम लोग बात करते हैं, पेन और पेपर और तथ्य प्रमाण के साथ बात करेंगे कि रघुवर दास जी की सरकार ने 2018 में इसकी प्रक्रिया को शुरू किया था, इस पेशा कानून के नियमावली को। अगर दम है तो आरटीआई मांग के देखे कि पहले किसकी सरकार में शुरुआत की गई थी। 2018 में रघुवर दास जी ने पेशा कानून के नियमावली की प्रक्रिया को तैयार किया था। ड्राफ्ट प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, पंचायती विभाग को इस पर काम आगे बढ़ चुकी थी, कैबिनेट में आना था। उससे पहले एक संस्था आदिवासी बुद्धिजीवी मंच हाईकोर्ट जाती है और उस पर कुछ संशोधन की बात को लेकर वो लोग पिटीशन दायर करती है। जब कोर्ट में, न्यायालय में मामला चल जाता है तो न्यायालय का जब तक जजमेंट नहीं आता या कुछ ऑर्डर नहीं आता है तब तक सरकार उस पर कुछ कर नहीं सकती है। कैबिनेट में जाना था। हम तो अपने साथियों को बोलेंगे, अपने सत्ता पक्ष के साथियों से आग्रह भी करेंगे, आप आरटीआई, हम पंचायती राज विभाग से मांगिए कि पेशा कानून किसकी सरकार में शुरुआत की गई थी। देखिए, ये लोग सीधे साधे आदिवासी को ये लोग बेवकूफ समझते हैं। जिस तरह से 1932 खतियान के आधार पे ये लोग घूम घूम करके ये ढिंडोरा पीटते थे कि हमने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति पास कर दिया, और घूम घूम कर सरकारी खर्चे में जो जोहार खतियानी यात्रा भी निकाले थे। जरा इन लोगों से पूछिए ना कि 1932 इसकी सरकार में लागू हुई है। आज भी रघुवर दास जी की जो तैयार की गई स्थानीय नीति 1985 कट ऑफ डेट, उसी के आधार पर ये लोग नियुक्ति बांटने का काम करते हैं। कहाँ गया 1932? इनकी जितनी भी चीजें हैं जो विधानसभा से पास करते हैं या कैबिनेट से पास करते हैं, ये पूरी की पूरी ये फर्जीवाड़ा साबित होती है। और पेशा कानून को भी इन लोगों ने बैकडोर से एक गलत तरीके से, जो मूल जो स्पिरिट है उसके लोगों ने मर्डर करने का काम किया, हत्या नहीं किया है। अगर बात करें आदिवासी समाज भी इसका विरोध करे, वो लोग भी कभी मतलब नियमावली में छेड़छाड़ की इसकी बात करें, पर उनका ये भी कहना है कि बीजेपी वाले भी कुछ ना इस पे कमेंट करें, क्योंकि उनका वो भी क्या थी इस प्रकार से, मतलब कहीं ना कहीं आदिवासी समाज इसका अगेंस्ट तो है, पर साथ ही बीजेपी के भी अगेंस्ट है कि अर्जुन मुंडा जिस प्रकार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उनका हक नहीं बनता है, डायरेक्ट वो ये कह रहे हैं। उनका भी कहना है कि बीजेपी के पास अभी टॉपिक नहीं, तो ये भी इसमें घुस गया है। देखिए, तो आदिवासी समाज को आप क्या कहना है? आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है। आप जिससे बात करें वो भी आदिवासी समाज का एक बच्चा है। एक आदिवासी समाज पर आदिवासी समाज पर अगेंस्ट है। कौन बोला अगेंस्ट में है? आदिवासी सिर्फ हेमंत सोरेन आदिवासी नहीं है, जो राज्य की जनता है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन भी इस राज्य की जनता है, अशोक बड़ाइक भी इस प्रदेश का जनता है, और आदिवासी समाज से आता है। अब जरा आदिवासी समाज गांव देहात में जाके आप अपना रिपोर्ट कवर कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि सरकार के प्रति कितना रोष आदिवासी लोग के बीच में है। और ये 4-5 लोग जो सरकार के जो दलाली करते हैं, आप उनसे बात कीजिएगा, वो सरकार के पक्ष में बात करेंगे। वो तो सरकार बोले कि सूरज पूरब से उगता है तो हाँ सूरज पूरब से उगता है, वैसा नहीं चलेगा। आप राज्य के 3.5 करोड़ जनता से पूछिए और राज्य के आदिवासी समाज से जाके पूछिए कि ये पेशा कानून को लेकर इस आदिवासी समाज के अंदर में कितना रोष है। सिर्फ कांके रोड में बैठकर और बड़ी बड़ी बातें कर देने से नहीं होता है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो चाहेंगे कि अपने फर्जीवाड़ा काम को सही बताने का काम करेंगे। आज राज्य की जनता धीरे धीरे गोलबंद हो रही है, आदिवासी समाज इनके प्रति मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ है ये लोग? ये लोग क्या अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इस तरह का अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। हम विपक्ष में हैं और लोकतंत्र ने हमको शक्ति दिया, इस प्रदेश की जनता ने हमको विपक्ष में बैठाया है। तो इसलिए बैठाया नहीं है कि हम सिर्फ विपक्ष का कुर्सी में बैठकर हम टुकटुकी निगाह से देखते रहे, इसलिए बैठाया है कि हर गलत नीति पे हम उसका विरोध करें। इसलिए हमको राज्य की जनता ने विपक्ष में बैठाने का काम किया और उसकी नीति की, उनकी गलत नीति की हम हमेशा विरोध करेंगे। हम लोगों ने जब कैबिनेट से इन लोगों ने मुहर मारने का काम किया था, हमारे नेताओं ने, हमने बीजेपी के प्लेटफॉर्म से कई बार हम लोग संदेह व्यक्त किया था कि ये सरकार बैकडोर से चोर की दाढ़ी में टिनका वाला काम करने का कर रही है। हम लोग ये भी बोले थे कि आप संशोधन किए तो बताइए कि क्या संशोधन किया है। आपके कैबिनेट सचिव प्रेस ब्रीफ करते, वो नहीं बताते। आपके संबंधित मंत्री दीपिका पांडे सिंह, वो भी प्रेस ब्रीफ में कुछ नहीं बोलती है।
आपके पंचायती राज के सचिव कुछ प्रेस ब्रीफिंग नहीं बताते, तो आप एक सप्ताह तक जो राज्य की जनता को दिग्भ्रमित किए, पैसा पास हो गया, पैसा कहाँ पास हो गया, पैसा, अरे पैसा जो एक्चुअल पैसा के स्पिरिट है आपने उसको तो पास ही नहीं किया है। जो राज्य की जनता ने, देश की जनता का जो डिमांड था, जो पैसा कानून 1996 का जो स्पिरिट है, मूल भावना है, उसका तो आप लोगों ने छेड़छाड़ करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ही विरोध उसके नहीं कर रही है, पूरी की पूरी आदिवासी समाज के भावना के साथ में, भावना के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी उस आदिवासी समाज के साथ में ये सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से सड़क में भी आंदोलन करेगी और सदन में भी आंदोलन करेगी, और जरूरत पड़े तो राज्यपाल को भी ज्ञापन देकर इस कानून पर तत्काल रोक लगाने की हम बात करेंगे। जी अशोक जी, आप ये बताइए, झारखंड में क्या जेएमएम और भाजपा का गठबंधन की सरकार चल रही है क्या? पूर्व मंत्री जो योगेंद्र साहू है, उनका बयान आया है, एक बड़ा बयान ये है कि झारखंड में कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन नहीं चल रहा है, भाजपा जेएमएम का गठबंधन का सरकार चल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? कौन, ये बयान योगेंद्र साहू जी का है? जी, तो ये तो अम्बा प्रसाद जी बेहतर बता सकती है। अम्बा प्रसाद जी तो उनकी पुत्री है, उस सरकार के अंग भी रही है, वो भी मंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन जी की सरकार में, तो सवाल तो वही है, ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो आप भाजपा से जानना चाहते क्या सच में चल रहा है क्या? देखिए, कोई ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में यहाँ की जनता ने बैठाया है, हम इस सत्ता को 4 सालों तक लगातार इस पर निगाहें बना के रखेंगे कि हर राज्य के अहित वाली नीति बनाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। और इस तरह के जो फालतू बात, अनाप शनाप, वही लोग बात करते हैं। योगेंद्र साहू जी कांग्रेसी है, अब कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान देंगे तो भगवान ही मालिक है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा से बीच लगू रही है। उनको हमेशा से डर रहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ कर देगी तो मेरा क्या होगा। देखिए, ये लोग क्या ना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस झारखंड में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, बिहार में आरजेडी के पीछे घूमती है, यहाँ जेएमएम के पीछे घूमती, कहाँ है? कोई अस्तित्व नहीं है। और इस तरह का भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ती है, अपने नीतियों पर चुनाव लड़ती है, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, अपने सिद्धांत और विचार पर चुनाव लड़ती है। हम इस तरह के खेल में हम शामिल कभी नहीं रहते। जी, एक और बयान आ रहा है स्वास्थ्य मंत्री जी का। बीते दिन पहले उनका एक बयान आया था कि उनका कहना है कि जो राशन है, राशन को आधा काट भी देते हैं तो क्या दिक्कत है, बड़ा पाप तो नहीं है, इस प्रकार का उनका बयान आया है। जो आम जनता का जो होता है राशन वगैरह, उसमें आधा अगर जो गवर्नमेंट के आदमी है काट भी देते तो क्या दिक्कत, बड़ा पाप नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब उनके विचार, इतने थॉट ही करप्शन से रिलेटेड रहेगा। आज देखिए ना, पूरी की पूरी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम जेल के अंदर में, कई अधिकारी जेल के अंदर में, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर गए, तो ये कोई दूध का दूल्हा काम करके नहीं गए हैं। ये कोई राजा हरिश्चंद्र वाला कोई नीतिगत कोई काम करके नहीं गए थे। ये इस राज को खोखला करने का काम किए थे, इसीलिए लोग जेल के सलाखों के अंदर है। आज कई अधिकारी जेल के अंदर में है। तो ये जब इस तरह का बयान देते हैं तो उससे पता चलता है कि इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता हीरा चोर हो चाहे खीरा चोर है, चोर तो चोर ही कहलाता है। अब ये लोग इस तरह की बातें करके ये बताने का प्रयास करते हैं कि उसके विचार क्या है, उसके सोच क्या है, वो किस राज्य को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं। अरे, आप कोई चोरी करता है, आप उसको एक मनोबल बढ़ाने का काम करते, ऐसा इस प्रदेश में नहीं चलेगा। सत्ता में बैठे हुए जिम्मेदार आदमी को इस तरह का बयान से बचना चाहिए, और जो भी थोड़ी बहुत भी कोई चोरी करती है, जो आम जनमानस की, गरीब गुरबों के हिस्से की कटौती करने का प्रयास करता है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये प्रदेश आदिवासी मूलवासियों का है, शोषित पीड़ित दलित लोगों का ये प्रदेश है। अगर उसके हकमारी कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करेगी, और ऐसे लोग जो इसको जस्टिफाई करने का काम करते हैं, इसका पक्ष लेने का काम करते हैं, ऐसे लोग को भी कटघरे में राज्य की जनता कभी ना कभी खड़ा जरूर करेगी। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगी, जी राम जी का जो नाम चेंज किया गया है मनरेगा का, उसको लेकर कांग्रेस के द्वारा जितने भी वरिष्ठ नेता है, सब आज बापू वाटिका से लोक भवन तक धरना प्रदर्शन किए। इस पर आप क्या कहेंगे? वो लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि राम को बढ़ावा देने के लिए, राम भगवान को बढ़ावा देने के इस प्रकार से उन्होंने नाम चेंज किया। इस प्रकार के मतलब बहुत सारी आरोप लगा रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर राम के जगह पे अगर गांधी रहता तो शायद ये विरोध नहीं करते, क्योंकि इनको अपना गांधी परिवार का नाम का अस्तित्व को बचा कर रखना है। राम इस देश का मान सम्मान स्वाभिमान है, प्रभु श्री राम। अरे, जिस आप महात्मा गांधी जी और प्रभु श्री राम के नाम को लेकर वहां हाय तौबा कर रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम को हटाकर ये राम जी का नाम आ गया। अरे, महात्मा गांधी जी तो प्रभु श्री राम जी को अपने आदर्श मानते थे। गांधी जी का विचार क्या था, उनका थॉट क्या था, उनकी सोच क्या थी, वो राम राज्य का सोच थी। वो कहा करते थे कि इस देश में राम राज्य स्थापित करना है। वो राम को अपना आदर्श पुरुष समझते थे, और उनके आदर्श पुरुष, उनके विचार और उनका जो
जो किसी आदर्श पुरुष का अगर नाम अगर उनकी योजना में उनके स्थान पर आता है तो मुझे लगता है इससे बड़ा महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि और क्या मिल सकती है। देखिए इनको उससे दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत इस बात से है कि राम जी का नाम कैसे है। जिन लोगों ने, यही कांग्रेसियों ने प्रभु श्री राम जी को एफिडेविट करके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था कि राम तो काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, यानी राम अस्तित्व में ही नहीं है, इस तरह के राम सेतु ही नहीं है, यानी पूरी की पूरे राम को लोगों ने नकारने का काम किया था। तो ये लोग प्रभु श्री राम जी के इतना भव्य दिव्य मंदिर पे आज एक भी कांग्रेस का फोटो दिखा दीजिए जो प्रभु श्री राम जी के मंदिर जाके माथा टेके होंगे। हाँ, इन लोगों ने, इस गांधी परिवार के 3 पीढ़ियों ने, नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की पीढ़ी ने जरूर जाकर बाबर के समाधि स्थल पर जाकर माथा टेका जरूर है, लेकिन प्रभु श्री राम जी के अयोध्या मंदिर जाकर माथा टेकने का इनका दम नहीं है, क्योंकि राम को नकारने वाले लोग हैं। इस प्रदेश के, देश के 140 करोड़ जनता जो है उसके आस्था और विश्वास के खिलाफ काम करती है कांग्रेस, तो ये राम को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि राम नाम लेते रहिए, तब आपका भला होगा। आपने जिस तरह से, जब से राम को नकारने का काम किया, देश की जनता ने आपको नकारा है, यूपी में आपको नकारा है, पूरे देश भर में आपको नकारने का काम किया है। अब भी वक्त है कांग्रेसियों, सुधर जाओ, राम को अपनाओ, राम को आदर्श बनाओ, राम का नाम आता है उसका सम्मान करो, उसका मान सम्मान स्वाभिमान राम में है, इसलिए राम का तिरस्कार मत करो। राम का तिरस्कार होगा तो देश आपको तिरस्कृत करेगा और आपको खोजने से भी कांग्रेस यहाँ कहीं किसी प्रदेश में या मुखिया तक का चुनाव जीत नहीं पाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कांग्रेसियों से कि नाम में नहीं रखा है, उस सोच के साथ जाइए कि नरेंद्र मोदी जी के सोच के साथ में जिस तरह से विकास और विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है देश का, उसी तरह से देश को आगे बढ़ाते हुए कोई भी योजना है, अगर मोदी जी जो योजना लेकर आते हैं वो गांव गरीब किसान मजदूर को समर्पित रहता है। आज देखिए ये लोग 100 दिन का काम की बात करते थे, हमने उसमें 125 दिन की बात कही है, तो क्या 25 अतिरिक्त हम अगर उसको दे रहे हैं और उसको नई तकनीकी के साथ उसको जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो कौन सा गलत काम किए। आप ही के तो कांग्रेस के नेता कहा करते थे कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, तो हमने एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप किया है कि उसका एकदम मॉनिटरिंग होगा, समय समय पर मॉनिटरिंग होगा। मनरेगा का पैसा कोई फर्जीवाड़ा तरीके से उसका पैसा बंदरबाट नहीं कर सकता है, उसकी ईमानदारी पूर्वक जिसके हक के लिए वो पैसा बजट में प्रावधान रहेगा वही पैसा उसको मिलेगा। तो हमने गरीब के लिए, हमने बेरोजगारों के लिए एक इस स्कीम्स के माध्यम से हमने उसको आर्थिक रूप से स्वावलंबी करने का हमने प्रयास किया है। तो ये कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं, इनको विरोध इस बात का है कि यहाँ मेरा गांधी परिवार, गांधी नाम कैसे हट गया, ये अपना गांधी समझ रहे हैं, लेकिन हम महात्मा गांधी और प्रभु श्री राम को जोड़कर कहते हैं कि ये नाम में भी वो आस्था है और विश्वास है और उसके काम में भी उतनी ही बड़ा उसमें आस्था और विश्वास रहेगी, और ये देश की जनता देख भी रही है। कि उनका पर कहना है कि नाम चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी, जो आपको मनरेगा वाला काम करना तो वो तो ऐसे भी हो सकता था, नाम चेंज करके, क्योंकि जो मजदूर है उनको तो ऐसे भी आप बढ़ा सकते थे, ये सब टेक्निक चेंज कर सकते थे, सारी व्यवस्था आप दे सकते थे, पर नाम ही चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी। क्या कहीं ना कहीं गांधी जी का अपमान करने का है, इस प्रकार से उनका कहना है। इन लोगों से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी थी, इन लोगों से नहीं पूछते हैं जाकर कि जिस दिन सरकार बनी उस दिन 5-5 बीजेपी सरकार, जो रमन सिंह जी की सरकार ने 5-5 स्कीम्स जो हमारे आदर्श पुरुष के नाम पर रखे थे, एक दिन में 5 का नाम को चेंज कर दिया। उस समय इनको ये बात समझ में नहीं आई थी, हमने कभी विरोध नहीं किया था। देखिए सत्ता जब किसी को देश की जनता या राज्य की जनता सौंपती है तो आप अपने अनुकूल आप कार्यक्रम तय करते हैं, योजना बनाते हैं। तो जब आप वहां पर कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं, एक दिन में बिना सोचे समझे 5-5, 6-6 योजना को नाम बदल दिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। देखिए हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एकदम भ्रष्टाचार से मुक्त वाली ये सरकार है। हम यहाँ पर विकास को कैसे इस देश की 140 करोड़ जनता के बीच लेकर जाना है, इस सोच के साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। ये नाम नहीं बदला गया है, ये उसमें कुछ ऐड ऑन किया गया है, उसको संशोधित करके उसको पुख्ता मजबूत तरीके से योजना को गांव गरीब के बीच में पहुंचाने का प्रयास करेगा। इसमें हम तो अभी भी कह रहे हैं 125 दिन का काम की बात कर रहे हैं, हमने वहाँ 60 दिन का जो वहाँ पर हम लोगों ने ये करने का काम किया है, तो 60 दिन क्या है, 60 दिन खेती फसल वाला समय रहता है। खेती फसल वाला समय में लोग अपने अपने खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं, उनको लेकर हाय तौबा मचा रहे। देखिए इन लोग को बीजेपी के हर कामों में इन लोग को विरोध करना है, तो विरोध के लिए विरोध करना है, तो ये इनको मुबारक हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अशोक बढ़ाई जी, जो कि इन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।